नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। वर्तमान समय में हमारी जो शनि की श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला के साथ-साथ शनि से जुड़ी हुई कुछ बातें ऐसी हैं कि जो कुछ विशेष महत्व रखती है, तो उसके बारे में भी हम बीच-बीच में बताते जाएँगे। शनि के द्वितीय भाव में अस्त जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अस्त शनि का वीडियो हम पिछले समय में बना चुके हैं और आने वाले समय में वक्री शनि द्वितीय भाव में इसका भी वीडियो बनेगा। लेकिन जो द्वितीय भाव है उसमें कालपुरुष कुंडली के अनुसार शुक्र का आधिपत्य है। शुक्र को वृषभ राशि जो मिली हुई है वो वहाँ पर आती है। तो यहाँ पर शनि की उपस्थिति के बारे में हमने कुछ चर्चाएं कर ली है और द्वितीय भाव में सिर्फ एक वक्री शनि के बारे में चर्चा बाकी है, जो हमारा अगला वीडियो उस पर ही बनने वाला है। लेकिन इस बीच एक और विशेष बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि शनि और शुक्र, इसकी युति, शनि और शुक्र का संबंध, ये कुछ विशेष महत्व रखता है। तो इस विशेष महत्व के बारे में आज हम जानकारी देते हैं आपको कि शनि और शुक्र की युति जो है, इसके बारे में हम चर्चा करें इससे पहले मैं शुक्र के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहूँगा। शुक्र ग्रह के बारे में, उसकी जो उत्पत्ति है, शुक्र ग्रह के जो गुणधर्म हैं, उसके बारे में भी हम पिछले समय में एक वीडियो रख चुके हैं, जिसमें शुक्राचार्य जो हैं वो भृगु ऋषि के पुत्र हैं और शुक्राचार्य जो हैं वो विष्णु के विरोधी हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी की कृपा शुक्राचार्य पर है, अर्थात कि शुक्र ग्रह पर है। और शुक्रवार के दिन ही लक्ष्मी पूजन का चलन है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। तो जो शुक्र ग्रह है, तो इसकी युति जब शनि देव से होती है तो उसके क्या परिणाम आते हैं, इसके पहले शुक्र के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मैं दे देता हूँ। पृथ्वी पर जो भी कुछ जीवन निर्वाह से संबंधित कामकाज हैं, जिसे हम कहेंगे कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन, संस्कृत में इसको इस तरह से कहा गया है कि भाई व्यापारो वर्धते लक्ष्मी, अर्थात कि किसी भी तरह का व्यापार करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। शुक्र कालपुरुष कुंडली के अनुसार सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस, धनेश और सप्तमेश के तौर पर कार्यरत है। पृथ्वी का जो धनाध्यक्ष है वो शुक्र को बनाया गया है। जो नवनिधियां हैं और अन्य भी जिस प्रकार के भी जो धन संपत्ति है, उन सबका कारकत्व तो कुबेर को दिया गया है, लेकिन विशेष तौर पे शुक्र को पृथ्वी पर धनाध्यक्ष बनाया गया है। भौतिक सुखों का जो दाता है वो शनिदेव को कहा गया है कि अगर
शनि अप्रसन्न है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, वो कभी भी धनाढ्य व्यक्ति नहीं बन सकते, वो धनवान नहीं बन सकते। और जिनका भी शनि अच्छा है, वो अवश्य बहुत ही ऊँचाइयों पे जाते हैं, काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उनके पास धन आता है। तो इस बारे में भी मैंने जानकारी दी थी पिछले समय में, सेकंड हाउस में शनिदेव की उपस्थिति के वीडियो में, कि किस तरह से धीरूभाई अंबानी जो उद्योगपति हुए, उनके सेकंड हाउस में शनि है। फिर हर्षद मेहता के सेकंड हाउस में शनि था, और सुभाष चंद्र बोस है, और 2 प्रधानमंत्री गुजराल और मनमोहन सिंह, तो इनके भी सेकंड हाउस में शनि है, और ये लोग बहुत अच्छा जीवन जिए हैं, उच्च कक्षा का जीवन जी रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, तो यहाँ पर शनि और शुक्र का जो संबंध होता है, उसके बारे में हमको ये समझना होगा कि शुक्र का महत्व क्या है। हम सबसे पहले ये देखें कि सूर्य के चारों ओर बुध चक्कर मारता है। सूर्य के सबसे समीप बुध है, बुध के बाद फिर शुक्र है, और शुक्र के बाद में फिर पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद फिर मंगल है। इस तरह से सब जो ग्रह हैं, वो सूर्य की ओर और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक विशेष बात यह है कि शुक्र और मंगल, इन दोनों के बीच में पृथ्वी है, और मंगल और शुक्र, इनका एक विशेष संबंध है। विशेष संबंध ये है कि शुक्र की जो 2 राशियां हैं, शुक्र की जो 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला, इसके बिल्कुल ही सामने की तरफ मंगल की 2 राशियां हैं। वृषभ राशि के सामने वृश्चिक राशि आती है, और तुला राशि के सामने मेष राशि आती है। अर्थात कि शुक्र और मंगल का जो एक विशेष संबंध है, जिसमें शुक्र की किसी भी प्रकार की भूमिका में मंगल की भी एक विशेष भूमिका अवश्य होती है। शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में दिग्बली है, पंचम भाव में इसे हर्षबली कहा गया है। ये सप्तम जो भाव है शुक्र का, कालपुरुष कुंडली के अनुसार जो सप्तम भाव शुक्र को दिया गया है, वहां पर तुला राशि है। लेकिन शुक्र सप्तम भाव में शुभ फलदाता नहीं कहा गया है। शुभ फलदाता इसलिए नहीं कहा गया है कि शुक्र अगर सप्तम भाव में है, तो वो कामेच्छा बढ़ाता है, काम वासना बढ़ाता है। शनि यहाँ पर दिग्बली है। सप्तम भाव में शनि को दिग्बल प्राप्त होता है। जो शुक्र का घर है, तुला राशि जो राशि है शुक्र की, उसमें शनि उच्च का होता है। और जो सेकंड हाउस है, अर्थात कि जैसे वृषभ राशि है कालपुरुष कुंडली के अनुसार, तो वृषभ राशि का जो अगला घर है, राशियों की दृष्टि से अगली राशि मिथुन है, और दूसरे भाव का जो अगला घर है वो तृतीय भाव है। तो ये जो दूसरे भाव का जो धन है, वो तृतीय भाव है। धन का धन हम कह सकते हैं। अब द्वितीय भाव का जो धन भाव है, वो तृतीय भाव है। तृतीय भाव क्या है?
तृतीय भाव जो है वो एक डिजायर का भाव है। तृतीय भाव डिजायर का होने से हम सभी जानते हैं कि डिजायर जो है ये ही एक कॉज ऑफ बर्थ है। किसी भी आत्मा का शरीर को धारण करना, अर्थात कि मानव के रूप में जन्म लेना, किसी न किसी उसकी इच्छा पूर्ति के लिए व्यक्ति जन्म लेकर के आया है। कोई किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आया है, कोई किसी प्रकार का सुख भोगने के लिए आया है, कोई किसी प्रकार का कोई ऋण पूरा करने के लिए आया है, अथवा तो कोई किसी प्रकार का कोई ऋण वसूल करने के लिए आया है। यहाँ थर्ड हाउस डिजायर और सेकंड हाउस जो है वो दोनों एक दूसरे से द्वितीय द्वादश होते हैं। हम बात कर रहे हैं शुक्र की, तो जैसे कि किसी का अगर शुक्र कमजोर है तो शुक्र कमजोर होने से ऐसे जातक की संतति जो है वो कमजोर होगी। शुक्र सेंसर है, शुक्र एक मैप है, नक्शा है, एक पैटर्न है, डिजाइन है। शुक्र प्राइवेट सेक्टर को हम कहेंगे कि ये प्राइवेट सेक्टर को जो है ये रूल करता है। प्राइवेट सेक्टर को रूल करता है, जिस तरह से कोई ब्रांड होती है उसको रूल करता है, किसी न किसी तरह की मोनोपोली को रूल करता है। जैसे कोई एजेंसी लाइन हो गई तो वो एक मोनोपोली वाली होती है कि भाई ये जो है पर्टिकुलर ब्रांड जो है उनका इस तरह से नेटवर्क बना हुआ रहेगा। तो ये जो है इस तरह से शुक्र का एक आधिपत्य है। शुक्र और शनि इन दोनों का जो आपसी लेन देन कहें, तालमेल कहें, आकर्षण विकर्षण कहें, तो ये एक बहुत समझने जैसी बात है। आप सभी ने सुना होगा कि विश्वामित्र और मेनका, विश्वामित्र ऋषि थे, मेनका एक अप्सरा थी। विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका ने प्रयास किया और वो सफल हुई। यहाँ योगी और जो ऋषि है उनका जो कर्म है वो ध्यान साधना है। उनकी ध्यान साधना का जो केंद्र है वो अदृश्य सौंदर्य है, जो दिखाई नहीं देता वो सौंदर्य। अदृश्य सौंदर्य जिसे हम कह सकते हैं कि उसका आकर्षण ऐसा होता है कि जब तक कोई भी व्यक्ति जो संन्यास ले लेते हैं, ऋषि बन जाते हैं, तपस्या करते हैं, वो ऐसी किसी शक्ति की, ऐसे किसी तत्व की साधना कर रहे हैं कि जिसको वो आंख से देख नहीं सकते, लेकिन उसका जो भी सौंदर्य है, अर्थात कि जो अदृश्य सौंदर्य जो है, मेडिटेशन है, तो ये जो अदृश्य सौंदर्य है इसका आकर्षण इतना प्रबल है कि ऋषि मुनियों ने सालों साल अपना पूरा जीवन इसी पर ध्यान केंद्रित करने में लगा दिया। लेकिन संसार के अंदर जो कुछ भी बना है वो सब यूटिलाइजेशन के लिए, उपयोग के लिए है। अदृश्य सौंदर्य का भी अपना महत्व है, वैसे ही जो दृश्य सौंदर्य है उसका भी अपना महत्व है। ऋषि और जो योगी हैं उनको भी इस बात का संतुलन बनाए रखना पड़ता है कि वो अदृश्य सौंदर्य की साधना के चलते
जो दृश्य सौंदर्य है उसका निरादर ना करें, उसका अपमान ना करें। जो दृश्य सौंदर्य है, उसमें एक प्रतीकात्मक शक्ति काम करती है और जो अदृश्य सौंदर्य है, उसमें जो संवेदन शक्ति होती है, वो काम करती है। अगर कोई ऋषि, कोई भी साधक अगर दृश्य सौंदर्य का अपमान करता है, तो यहाँ पर भी जो सिद्धांत स्वरूप में शनिदेव हैं, वो नाराज होते हैं। इसीलिए ये ऋषि और योगी, इनके लिए एक मापदंड तय किया गया था कि आपको अपने मनपसंद क्षेत्र में साधना करनी है, लेकिन जो आपका मनपसंद नहीं है, उसको उचित आदर सम्मान भी देना है। जब विश्वामित्र का तप भंग हुआ, तो उन्होंने मन ही मन में शिव का आवाहन किया। तो शिव का स्वर गूंजा कि कहो, कैसे याद किया? तो विश्वामित्र ने कहा कि प्रभु, इंद्र ने एक स्त्री को, एक अप्सरा को भेज करके मेरा जो तप है वो भंग करवा दिया। मेरे कई सालों की जो मेहनत थी, मैंने जो साधना की, वो सारा मेरा जो तपोबल है वो नष्ट हो गया। तो वो इंद्र का पाप है, इंद्र का ये एक दोष है। तो महादेव ने कहा कि इंद्र ने जिस स्त्री, जिस अप्सरा को आपका तप भंग करने के लिए, आपकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा, तो उस सुंदर स्त्री को, उस अप्सरा को आप माता का संबोधन करके उसे विदा कर देते। आप स्त्री सौंदर्य से, उस अप्सरा के सौंदर्य से आप भी तो प्रभावित हुए। इसका अर्थ साफ है कि आपने पिछले समय तक में जो भी तपस्या की थी, उस तपस्या के फल स्वरूप एकाग्रता की जो परिपूर्णता आपको प्राप्त होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं थी। अगर एकाग्रता की परिपूर्णता आपको प्राप्त हो गई होती, आपका तपोबल इतना बढ़ गया होता, तो किसी अप्सरा की कोई सत्ता नहीं थी, उसकी कोई शक्ति नहीं थी कि वो आपका तप भंग कर सके। तो विश्वामित्र ने वहाँ पर इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ प्रभु, ये तो मेरी ही कोई कमी थी, मेरी ही कोई कमजोरी थी कि जिसकी वजह से मेरा ये तप भंग हुआ। ना इसमें इंद्र का कोई दोष है, ना ही उस सुंदर स्त्री अप्सरा मेनका का कोई दोष है। यहाँ पर हमको एक बात समझनी होगी, विश्वामित्र ये एक प्रतीकात्मक नाम है। विश्व का मित्र, वसुधैव कुटुंबकम। और जो मेनका है, मेनका जो है, उसमें जो आगे के दो अक्षर हैं म, न, इससे ही आप समझ जाइए कि कहीं न कहीं मन की ही कोई ये शक्ति है। एक इंसान अपनी किसी लगन में लगा हुआ है, अपनी किसी साधना में लगा हुआ है, अपने किसी लक्ष्य की ओर दृढ़ निश्चयी है, लेकिन ऐसे में मन कहीं न कहीं परीक्षा लेने की कोशिश करता है, कोई न कोई ऐसा प्रयास ज़रूर करता है कि देखें कि इसका दृढ़ निश्चय कितना दृढ़ है। तो ये जो
मन की जो एक सर्वोच्च कक्षा है, हमारे जो मनोभाव हैं, उन मनोभावों की जो सर्वोच्च कक्षा है, उस सर्वोच्च कक्षा का जो प्रतिनिधित्व करने वाली जो चेतना है, वो उसका नाम है मेनका। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो स्कूल में हम बहुत कुछ पढ़ते थे, सीखते थे। लेकिन जब हमारी परीक्षा होती थी, तो उस समय में जो प्रश्न पत्र हमारे सामने आता है, वो प्रश्न पत्र जो है, वो हमारी मेहनत का, हमारी पढ़ाई का, हमारे लंबे समय के अभ्यास का, वो सारा निचोड़ हमको बताने के लिए हमारे सामने आया है कि तुमने क्या कुछ पढ़ा, तुमने कितनी मेहनत की, तुमने कितना कुछ याद करने की कोशिश की, कितना समझने की कोशिश की। ये सब जो बातें हैं, वो प्रश्न पत्र हमको बताता है। तो उसी तरह से मन की जो सर्वोच्च चेतना है, उस चेतना का जो प्रतिनिधित्व मेनका कर रही है, वो मेनका इसी तरह से विश्वामित्र की परीक्षा लेने के लिए आई थी। मेनका ने विश्वामित्र की परीक्षा ली। विश्वामित्र असफल हुए और वो इस अप्सरा के मोह जाल में फंस गए। शनि और शुक्र की युति का संदर्भ भी यही है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनके पास में मन के सुख, मन की सुविधाएं, मन के लक्ष्य, मन का धन, सब कुछ उनके पास होगा। और ऐसे में वो शनि के साथ किस तरह का बिहेव करते हैं, अर्थात कि जातक शनि का किस तरह से उपयोग करता है, शनि की जो शक्तियां हैं, जैसे कि एक योगी है, एक ऋषि है, उसको अपने विवेक का किस तरह से उपयोग करना चाहिए, इस उपयोग की जो कक्षा निश्चित करनी चाहिए, जो उसका एक हम कहेंगे स्तर जो निश्चित करना चाहिए, उसमें विवेक काम करता है। जैसे कि महादेव ने एक सजेशन दिया, जवाब दिया कि तुम चाहते तो उस सुंदर स्त्री को तुम माता कह करके प्रणाम करके उसे लौटा देते, विदा कर देते। क्या सुंदर स्त्री अप्सरा माता नहीं हो सकती? विश्वामित्र महादेव के इस जवाब के सामने निरुत्तर हो गए और उन्होंने अपनी असफलता के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार ठहराया। लेकिन आज के समय में ये चीजें समझ में लोगों को आ जाती है, लेकिन मानने में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इंसान जब भी कोई भूल करता है, तो उस भूल के कारण को ढूंढने की बजाय, जानने की बजाय, उस गलती को सुधारने की बजाय, वो किस्मत पे डाल देता है कि शायद मेरी तकदीर में ऐसा होना लिखा था। इसे पशुवृत्ति कहते हैं। पशु में और मानव में यही फर्क है। मानव को चुनाव करने का, चुनाव के लिए विवेक से काम लेने का हर प्रकार का सामर्थ्य प्राप्त है। उसके पास संसार में गुरु हैं, कई गुरु हैं। माता एक गुरु है, पिता एक गुरु है, बड़े भाई बहन गुरु हैं, रिश्तेदार घर परिवार में जो कोई बुजुर्ग हैं वो गुरु हैं। तो किसी से भी सलाह मशवरा करके अपने विवेक को सुनिश्चित करते हुए, अपने विवेक को सुदृढ़ करते हुए इंसान निर्णय ले, उसे कभी किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी। शनि सिद्धांत
पृथ्वी का संविधान भी है। शनि जो है, ये एक विवेक का क्रिएटर है। शनि जिस तरह की दुख, पीड़ाएँ, बंधन देता है, उसमें वो विवेक का निर्माण करता है। व्यक्ति की सूझबूझ का निर्माण होता है। सूझबूझ अगर अच्छी है और व्यक्ति के सामने जो चुनौतियाँ, जो प्रश्न के तौर पर कहें या किसी अप्सरा के तौर पे कहें या किसी भी तरह के चुनौती के तौर पे कहें, तो जो कुछ भी इस तरह का उसके सामने आता है और अगर जातक विवेक से काम लेता है, तो वो उससे पार उतर जाएगा। यही शनि और शुक्र की युति का हम खिंचाव कहें, आकर्षण-विकर्षण कहें, या हम ये कहें कि जिस तरह से एक कोई चीज़ है, उसको दो तरफ से एक मैग्नेटिक फील्ड खींच रहा है। जैसे कि कोई लोखंड की चीज़ है, तो उसके दाएँ और बाएँ अगर मैग्नेट रख दिया जाए, तो जिस मैग्नेट की पावर ज़्यादा होगी, वो मैग्नेट उस लोखंड के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेगा। यही बात शुक्र और शनि की युति के बारे में हमको आगे समझनी है। शुक्र को आँखों का, सृष्टि के सृजन का, जिसे हम कहेंगे एक जनरेटिव सिस्टम का चित्र दिया गया है। शरीर में जो गाल है, ठोड़ी है और किडनी है और जो स्पर्म है, इसका एक अधिकार दिया गया है। और जो हम कहें कि शुक्र को जो और भी बातें दी गई है, जैसे कि कोई प्लेस है, कोई जगह है, तो कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ पर शुक्र का आधिपत्य देखने को मिलता है। तो जैसे कि डाइनिंग रूम हो गया, जहाँ पर बैठ के सब खाना खाते हैं। थिएटर हो गया, जहाँ पर बैठ के सब मनोरंजन करते हैं। ड्रामा हो गया, नाटक वगैरह करना, नाटक सीखना, नाटक देखना। सिल्क है, रेयॉन है, जो इंडस्ट्रियल क्वार्टर्स है, औद्योगिक वसाहत, अर्थात कि जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रुप होता है, वहाँ पर भी शुक्र का आधिपत्य है, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन का जो एक अधिकार क्षेत्र है, वो शुक्र का है। हम इकोनॉमी की अगर बात करते हैं, तो जैसे शेयर स्टॉक मार्केट हो गया, इन्वेस्टमेंट का काम हो गया, जैसे किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इन लैंड्स एंड प्रॉपर्टी, राइज इन प्राइसेस। जब भी किसी जगह के भाव बढ़ने लगते हैं, तो वहाँ पर शुक्र का आधिपत्य है। और किसी चीज़ के भाव जब घटने लगते हैं, तो वहाँ पर वो शनि का आधिपत्य आता है। प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे परफ्यूमरी हो गई, सिल्क है, रेयॉन है, फ्रूट जूस, केमिकल्स हो गए, रबर से बनी चीज़ें हो गई, एडेसिव्स। एडेसिव्स मतलब कि वो जो जैसे फेविक्विक आता है या जो सॉल्यूशन आता है, जो किसी चीज़ों को चौंटाने के लिए आता है, जैसे फेविकोल लकड़ी को चौंटाता है।
और जैसे फिर ये सैंडलवुड ऑयल, फिर जैसे फ्लावर ऑयल। तो ये जो सैंडलवुड ऑयल है और जो फ्लावर ऑयल है, ये एक शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन आ जाता है। फूल जो है वो शुक्र के क्षेत्र का है और जो तेल है वो शनि के क्षेत्र का है। ये शुक्र और शनि का एक कॉम्बिनेशन है। फलों में शुक्र को अनार का अधिकार है। जास्मीन के जो फूल हैं वो शुक्र के लिए विशेष हैं। प्रोफेशन की दृष्टि से अगर हम देखें तो आर्ट वर्क हो गया, आर्टिस्ट हो गए, प्रोडक्शन एंड रिपेयरिंग ऑफ म्यूजिकल आइटम, पेंटिंग, डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी, जो कपड़ों में सजावट का काम होता है, एम्ब्रॉयडरी। फिर जैसे टूर एंड ट्रैवलिंग बिजनेस हो गया, फूड का बिजनेस हो गया, रेस्टोरेंट, होटल, खाने का जो सामान बिकता है बाजार में, एग्रीकल्चर हो गया, केमिकल आइटम्स हो गई, कॉस्मेटिक आइटम वगैरह भी जैसे शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आती है। शुक्र सौम्य ग्रह है और जो शनि है वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट, मजबूत और सख्त ग्रह है। यहाँ पर शुक्र का जो महादशा होती है, शुक्र की महादशा होती है जिसमें शनि की अंतर्दशा जब आती है, और शनि की महादशा में शुक्र की जब अंतर्दशा आती है, तो इस समय काल में कुछ विशेष व अद्भुत प्रभाव देखने को मिलते हैं। उत्तर कालामृत कालिदास रचित एक ग्रंथ है ज्योतिष शास्त्र का, पूर्व कालामृत और उत्तर कालामृत। तो उत्तर कालामृत में कालिदास कवि ने ग्रहों के बारे में कुछ जानकारियां दी है। उसमें विशेष तौर पर उन्होंने एक जानकारी जो दी है ये बहुत ही अद्भुत है। वो इसलिए अद्भुत है कि उन्होंने ये कहा है कि शुक्र और शनि ये दोनों मित्र ग्रह हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। शुक्र और शनि आपस में एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन शुक्र और शनि अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में उच्च वर्गीय हैं, अर्थात कि उच्च राशि में बैठे हुए हैं, उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, शुक्र मीन राशि में हो, शनि तुला राशि में हो, और ऐसे जातक के जीवन में जब भी शुक्र अथवा तो शनि की महादशा आएगी तो उसके अंदर दोनों एक उच्च पोजीशन में होते हुए भी जातक को नीचे ले जाएंगे, उसका पतन करेंगे, उसको ग्राउंड जीरो पे ले जाके खड़ा कर देंगे। यही बात बहुत अद्भुत है कि एक तरफ तो शुक्र उच्च का है मीन राशि में और शनि तुला राशि में उच्च का है, और ऐसे में अगर शुक्र की महादशा आती है अथवा तो शनि की महादशा आती है तो उसके अंदर एक दूसरे की जो अंतर्दशा आएगी उसमें जातक पतन की ओर जाएगा। दोनों मित्र ग्रह हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब मित्र ग्रह की महादशा में अंतर्दशा ग्रह की होती है तो वहां पर शुभ परिणाम आते हैं, और मित्र ग्रह की महादशा के अंदर
जिस किसी ग्रह की अंतर्दशा और जिस किसी ग्रह की महादशा में दूसरे ग्रह की अंतर्दशा है, लेकिन अगर वो दोनों मित्र हैं तो दोनों एक दूसरे को लाभ देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मंगल की महादशा किसी की चल रही हो और अगर उसके मंगल की महादशा में जब चंद्र की अंतर्दशा आएगी तो उसको जरूर कोई लाभ होगा। वैसे ही चंद्र की महादशा चल रही है और उसमें जब मंगल की अंतर्दशा आएगी तो उसमें अवश्य लाभ होगा, क्योंकि वो दोनों मित्र हैं। तो जब दो मित्र ग्रह हैं तो उनकी महादशा और अंतर्दशा के दौरान हानि क्यों और पतन क्यों? यहाँ उत्तर कालामृत में कवि कालिदास ने कुछ स्पष्टताएं दी है। वो स्पष्टता ये है कि शनि और शुक्र दोनों में से कोई अगर एक पीड़ित हो, कोई एक अगर कमजोर है, मान लीजिए कि शुक्र मीन राशि में है और शनि मेष राशि में आ गया, तो वहां पर एक ग्रह पीड़ित है और एक ग्रह जो है वो उच्च का है। तो ऐसी सूरत में शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा होगी तो वहां पर शुभ परिणाम मिलेंगे। दूसरी स्थिति यह है कि शनि तुला राशि में उच्च का है और शुक्र कन्या राशि में चला गया है, नीच का है। तो ऐसे में शनि की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो ऐसे जातक को परिणाम अशुभ मिलेगा। एक विरोधाभास है, लेकिन ये वाकई में बहुत सालों के अध्ययन में बहुत सारे जो भी ज्योतिष शास्त्र के साधक हुए हैं, जो विद्यार्थी बने हैं पिछले समय में, जिन्होंने बहुत साधनाएं की है, वो सभी इस बात की पुष्टि करते हैं। शनि और शुक्र अगर दोनों कमजोर हैं, शनि भी किसी की कुंडली में कमजोर है और शुक्र भी उसकी कुंडली में कमजोर ही है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है, सूर्य कहीं पर अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो भी उस जातक की, चाहे शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो, चाहे शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो, वो समय काल शुभ जाएगा। तो ये एक विरोधाभास अवश्य है। यहाँ पर इस विरोधाभास का कारण हम देखते हैं कि शनि रूल्स एंड रेगुलाइजेशन, डिसिप्लिन का ग्रह है। शुक्र साधन, सुविधा, सुखोपभोग का ग्रह है। यहाँ पर जैसे कि हम वाहन चलाते हैं, तो हम वाहन जब चला रहे हैं तो वाहन चलाने के कुछ नियम बने हुए हैं। जैसे आज की तारीख में ये रूल्स है कि अभी कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट बांधना होगा। जैसे साइड इंडिकेटर होते हैं कि कहीं हमको मुड़ना है तो हमें सिग्नल देना होगा। कहीं ट्रैफिक सिग्नल है तो वहां पर हमको ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार करना होगा, उसके बाद आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पर वाहन चलाने के भी कुछ नियम हैं। तो यहाँ वाहन जो है वो एक भोग की वस्तु है जो शुक्र के आधिपत्य में है, और जो नियम है वो शनि के आधिपत्य में है। कई लोग फोन पे बातें करते करते वाहन चला रहे होते हैं तो असावधानी हो जाती है, ध्यान नहीं रह पाता है और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस तरह की भी जो घटनाएं होती है, ये शनि और शुक्र का जो एक संबंध है इसकी स्पष्टता करती है कि शनि के जो नियम हैं, अगर उनको शुक्र फॉलो करे,
अर्थात कि वाहन चलाने वाला वाहन अगर नियमानुसार चलाया जाता है तो वहाँ किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी, किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होगी। तो यहाँ जो समस्त सुख हैं, जातक को वो तभी मिलते हैं कि जब व्यक्ति अपने पास आई हुई सुख सुविधाओं को, अपने पास उपस्थित सुख के जो संसाधन हैं, उनको एक नियम से यूज़ करे। हमारे घर में वॉशिंग मशीन होती है या किसी तरह का जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक हमारे जो उपकरण हैं, तो उनके कुछ रूल्स हैं कि पहले ये बटन दबाना है, फिर इस तरह से इसको ऑपरेट करना है, फिर इस तरह से इसको अ, ऑपरेट करते हुए आगे बढ़ना है। तो यही जो है शनि और शुक्र का एक दूसरे के साथ में संबंध है। जो कोई भी व्यक्ति समस्त सुखों में खड़ा होता है, अगर उसकी ज़रा भी चूक हो जाती है, वो भूल करता है और उस भूल के परिणाम से उसको कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की कोई न कोई हानि अवश्य होती है। और अगर व्यक्ति जानबूझकर अगर नियमों की उपेक्षा करता है, तो उसके पास से धीमे-धीमे शुक्र की जो कृपा है, वो पीछे हटती चली जाती है। अर्थात कि उसके जो सुख वैभव हैं, वो उससे धीरे-धीरे दूर होने लगते हैं। ये एक इफ़ेक्टिव बात है। जो भी कोई व्यक्ति किसी तरह के नीति नियमों की उपेक्षा करता है, तो ऑटोमैटिकली उसके पास से सुख संसाधनों में खामी पैदा होना शुरू हो जाएगा। किसी न किसी तरह की कोई तकलीफ़ें वहाँ से शुरू हो जाएँगी और व्यक्ति अगर रियलाइज़ नहीं करता है, अपनी भूलें नहीं सुधारता है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उस जातक के पास में जो भी सुख सुविधाएँ हैं, वो उससे दूर होती चली जाएँगी। व्यक्ति को सुख के जो साधन मिले हुए हैं, वो भोग के लिए मिले हुए हैं, ये अवश्य है। लेकिन एक प्रमाण और एक प्रकार, ये दोनों की भी अपनी-अपनी मर्यादाएँ हैं। जैसे कि हम खाना खाने बैठते हैं, तो हम खाना खाने बैठते हैं तो उसका भी एक प्रमाण हमको निर्धारित करना होता है कि हमको कितना खाना है। इसी तरह से हम अपनी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखते हैं और इतना ही नहीं, हमको दूसरों की पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान नहीं करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, तो भी यहाँ यही परिस्थिति होगी कि शुक्र यहाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। शनि और शुक्र की जो युति है, यहाँ पर हम शनि और शुक्र की जो बात कर रहे हैं, ये शनि और शुक्र की युति की बात है। यहाँ पर प्रतियुति का हमने कोई उल्लेख नहीं किया गया है या नहीं किया है हमने। शुक्र और शनि आमने-सामने होते हैं, जिसे प्रतियुति कहते हैं। लेकिन शुक्र और शनि जिस एक ही घर में साथ में हैं, वहाँ शुक्र और शनि की युति होती है। तो जहाँ भी व्यक्ति सुख सुविधाओं को भाग्य समझता है, व्यक्ति सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित होकर के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जवाबदारियों से मुँह फेर लेता है। ऐसी परिस्थिति में वो जो सुख सुविधाएँ हैं, वो भी उसका साथ नहीं देती है। हम सभी को पता है कि किस तरह से परशुराम गुरु के पास में जाकर के कर्ण ने असैद्धांतिक रूप से अपनी पहचान छुपा करके विद्या हासिल की। विद्या हासिल करने के बाद में जब परशुराम जी को ये पता चला कि ये
झूठ बोल करके मुझसे विद्या प्राप्त कर रहा है। तो पुराणों में ऐसा कहा गया है कि परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया कि ये जो विद्या है ये तुम्हारे अंत समय में कभी काम नहीं आएगी। जब खास इसकी जरूरत तुमको होगी, इस विद्या की, इस शक्ति की, जब तुम्हें विशेष आवश्यकता होगी, उस समय ये विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी। लेकिन एक हकीकत और सैद्धांतिक बात यह है कि परशुराम जी को श्राप देने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। वाकई में उन्होंने श्राप दिया भी नहीं। श्राप का अर्थ यहाँ पर जो है वो थोड़ा भिन्न प्रकार से किया गया है। यहाँ श्राप का अर्थ है कि व्यक्ति ने जो अनैतिक, असैद्धांतिक कार्य किया है, तो ऐसे जातक के पास में ऐसी जो विद्या है, ऐसी जो शक्ति है, वो ठहरेगी नहीं। जैसा कि मैंने बताया है कि इंसान जब नियम तोड़ता है, नियमों की अवहेलना करता है, तो वहां पर शुक्र मुड़ करके पीछे की ओर जाने लगता है। अर्थात कि वो ऐसे जातक से सुख सुविधाएं दूर होने लगती है। तो जो श्री है, जो विद्या है, जो दिव्य शक्तियां हैं, ये भी वहीं पर रुकेंगी, वहीं पर अपने आप को यूटिलाइज करने देंगी कि जहां पर नीति नियमों, आदर्शों का पूर्ण रूप से पालन हो रहा हो। परशुराम जी ने कहा कि मैंने क्षत्रियों को विद्या नहीं देनी है, मैंने ऐसा प्रण किया हुआ है। लेकिन किसी और अन्य जाति के किसी व्यक्ति को विद्या नहीं देनी है, मैंने ऐसा तो कोई प्रण नहीं किया था। तुम जब मेरे पास आए तो तुमने सत्य कह दिया होता कि मैं इस वर्ण से हूं, मैं सूत पुत्र हूं, तो मैं तुमको विद्या देता। क्योंकि मैंने राजा अर्थात कि जो क्षत्रियों को मैंने विद्या नहीं दूंगा, ऐसा मैंने प्रण किया हुआ है। तो यहाँ पर भी परशुराम जो है वो यहाँ पर एक सैद्धांतिक व्यक्तित्व है, और कर्ण जो है वो सुख सुविधा का, शक्ति का एक लोलुप, एक लालसा रखने वाला। अर्थात कि जो येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से उस शक्ति का, सुख सुविधा को प्राप्ति करने का लक्ष्य लेकर के वहां गया था। इसीलिए तो उसने भेष बदल करके वहां पर ये भूल कर दी। और सभी को पता है कि युद्ध के मैदान में जब कर्ण को आवश्यकता थी, तब वो शक्ति प्रकट नहीं हुई और कर्ण का वध हो गया। अब हम बात करते हैं कि शनि और शुक्र की जो युति है वो 12 भावों में क्या फल देगी। शनि और शुक्र की युति अगर लग्न में होती है, प्रथम भाव में होती है, तो यहाँ पर ऐसे जातक का अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं धूर्तता का शिकार भी बन जाता है और वो धूर्त भी बन जाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं लालच, लालसा के चक्कर में फँस जाता है। लालच के चक्कर में वो क्रिमिनल भी बन सकता है। वो अपने लिए हुए निर्णयों पर दृढ़ नहीं रह पाएगा। क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार जो मेष राशि, प्रथम घर जो है वो मेष राशि के आधिपत्य में है। तो ये जो घर है,
इस घर में शनि अच्छा फल नहीं देता है और शुक्र सप्तमे से मारक है, जिसकी दृष्टि हमेशा सामने की ओर रहती है। ऐसा व्यक्ति जब खाना खाने बैठेगा तो उसकी थाली में क्या है, उससे ज़्यादा उसकी दृष्टि दूसरे की थाली में रहेगी कि दूसरा कोई क्या खा रहा है। उसके पास में जो भी सुख सुविधाएँ हैं, उस पर उसका इतना ध्यान, इतनी रुचि नहीं रहेगी जितना कि वो दूसरों के साथ में कंपैरिज़न में लगा रहेगा। लग्न में शनि और शुक्र की युति वाला जातक व्यभिचारी मिलेगा, व्यसनी मिलेगा, अकर्मी और आलसी भी मिलेगा। अगर कोई दूसरे ग्रह कॉम्बिनेशन, कोई दृष्टि अगर पड़ रही है तो परिणामों में कुछ कमी देखने को अवश्य मिलेगी, लेकिन शनि और शुक्र की युति लग्न भाव में अच्छा फल नहीं देती है। सेकंड हाउस में शनि और शुक्र की युति जब होती है तो ऐसे व्यक्ति को एफएमसीजी सेक्टर से लाभ रहेगा, खाने पीने की चीज़ों से, एग्रीकल्चर से जो बिजनेस होता है उसमें लाभ रहेगा। जैसे कि बताया कि रेस्टोरेंट है, होटल बिजनेस हो गया, केटरिंग का काम हो गया, तो इस तरह के जो काम हैं इसमें लाभ मिलता है। थर्ड हाउस में अगर शनि और शुक्र की युति होती है तो सेल्स, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग, आकर्षक स्कीमें बनाना, जैसे ट्रैवलिंग में टूर पैकेज बनाते हैं, किसी तरह का स्कीमिंग का काम, प्लानिंग का काम, इस तरह के कामों में या इस तरह की जो काम करने वाली फर्में हैं, उसमें नौकरी, उसमें पार्टनरशिप या इस तरह का व्यापार, इस तरह के कामों में सेकंड हाउस में अगर शनि शुक्र की युति है तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। सॉरी, थर्ड हाउस में जो ये युति है, सेल्स, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग, तो इसमें अवश्य लाभ प्राप्त होगा। थर्ड हाउस में शनि और शुक्र की युति अगर है तो यहाँ जो छोटे भाई बहन हैं उनसे भी लाभ प्राप्त होगा। फोर्थ हाउस में अगर शनि और शुक्र की युति होती है तो भूमि, मकान, वाहन, होम अप्लायंसेस के जो कामकाज हैं, इससे रिलेटेड व्यक्ति को लाभ मिलेगा। जो कॉस्मेटिक वस्तुओं के प्रोडक्शन वगैरह की जो कामकाज हैं या जिसे हम कहेंगे कि सेल्स से जुड़े जो डीलरशिप वगैरह का जो कुछ कामकाज होता है उसमें, जैसे कार के शोरूम वगैरह हो गए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के कोई काम हो गए, तो ये यहाँ पर इस तरह का लाभ मिलेगा। अगर किसी के फिफ्थ हाउस में ये युति है तो ऐसे जातक को बड़े उद्योगों का, बौद्धिक जिसे हम कहेंगे कंसल्टेंसी टाइप के बिजनेस का, लॉयर्स के तौर पे, और जो डिज़ाइनिंग वगैरह के जो काम होते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन का काम हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम हो गया, इंजीनियरिंग का काम हो गया, इस तरह के कामों में जातक को काफ़ी सफलता मिलेगी। शनि और शुक्र पंचम भाव में अगर हो तो ऐसे जातक को जीवन साथी जो है वो उच्च स्तरीय मिलेगा, अच्छे परिवार का, अच्छे विचारों वाला, उच्च कक्षा का व्यक्ति उसका जीवन साथी बनेगा।
सिक्स्थ हाउस में छठे भाव में शनि और शुक्र की युति, यहाँ पर ऐसे जातक को धन का हमेशा अभाव बना रहेगा। धन की अनियमितता वो देखता रहेगा। ऐसे जातक को गुप्त और संक्रामक रोग, इन्फेक्शन वगैरह बार-बार होने की संभावना रहेगी। ऐसे जातक को विवाह का सुख अल्प मात्रा में मिलेगा। व्यापार में, नौकरी में भी अनियमितता किसी न किसी तरह की अवश्य बनी रहेगी। सप्तम भाव में अगर शनि और शुक्र की युति होती है, तो ऐसे जातक का जब विवाह होगा, तो विवाह के बाद में उसकी प्रगति का आरंभ होगा। ऐसे जो जातक हैं उनका रहन-सहन प्रभावशाली होगा। सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित, रेडीमेड कपड़े से संबंधित बिजनेस जो होंगे, उसमें लाभ होगा। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति अवश्य प्राप्त होगी। ऐसे जातक का व्यक्तित्व जो है वो आकर्षक होगा और ऐसे जातक को लेकिन किसी न किसी तरह का कोई व्यसन और अनैतिक संबंधों की संभावना ज़्यादा रहेगी। जिस जातक के अष्टम भाव में शनि और शुक्र की युति है, तो ये जो युति है ये भी जातक को धनहीनता देगी। ऐसे जातक का जीवन साथी से वियोग होना, तलाक होना और ऐसे जातक की जो मृत्यु है वो घर से बहुत दूर होगी। इस तरह का जो जातक है कि जिसके शनि और शुक्र अष्टम भाव में है, वो कितना भी धनवान क्यों ना हो, एक बार जीवन में उसको दरिद्रता का अनुभव अवश्य होगा और उसके बाद में वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन पिछले समय में जो उसका स्तर था, उस स्तर तक वो फिर से दोबारा नहीं पहुंच पाएगा। नाइन्थ हाउस में शनि और शुक्र की युति अगर होती है, तो जिनके भी नाइन्थ हाउस में शनि और शुक्र की युति है, अगर वो ध्यान से देखें, तो उसके जन्म के बाद में उसके परिवार के अंदर उन्नति होना, प्रगति होना आरंभ हो गया होगा। ऐसे जो जातक हैं, पिछले जन्म में किसी न किसी स्त्री को किसी प्रकार का कोई सुख दिया होगा, कोई उसके ऊपर कोई विशेष उपकार किया होगा कि उसके मन से जो आशीर्वाद निकला है, तो वो कोई विशेष आशीर्वाद लेकर के आया है। पिछले जन्म से किसी स्त्री का कोई आशीर्वाद लेकर के जो व्यक्ति पैदा हुआ है, उसकी जन्म कुंडली में नवम भाव में शनि और शुक्र की युति देखने को मिलती है। ऐसे जातक का पिता वो भी धनवान होगा और उसका जो ससुर होंगे, अर्थात कि उसके जीवन साथी का जो पिता और परिवार जो होगा वो भी धनवान परिवार होगा। ऐसा जातक विदेश में कई बार यात्राएं करेगा, विदेश में सेटल होने के भी चांस हैं, लंबी यात्राएं करेगा, कई देशों में उसके बिजनेस हो सकते हैं जिससे संबंधित उसको यात्राएं बार बार करनी पड़े। तो इस तरह का भी प्रभाव जो है ये देखने को मिलता है। जातक को अगर नौकरी कर रहा है तो उसमें उसको हाई लेवल का एक उसका पोस्ट होगी, उसका उच्च पद उसको प्राप्त होगा। ऐसा जातक अवश्यंभावी है कि वो अच्छी शिक्षा लेकर के ही
आगे बढ़ेगा और उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। शनि और शुक्र की युति जब दसम भाव में हो, यहाँ पर भी शनि और शुक्र की युति बहुत अच्छा फल देती है। अच्छी विद्या प्राप्त कर सकता है जातक। ऐसा जातक नीतिवान होता है, कीर्तिवान होता है। प्रशंसा और प्रसिद्धि ये दोनों उसको हमेशा मिलते रहेंगे। ऐसे जातक को ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो गया, फिर जैसे कि हम कहेंगे कि जो कलर केमिकल के बिजनेस हो गए, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पेंटिंग, डिजाइनिंग से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इस तरह के जो प्रोडक्शन का कामकाज हो गया, तो इस तरह के कामों से जातक को लाभ रहेगा। एक्टिंग हो गई और कॉस्मेटिक आइटम हो गई, इस तरह के जो बिजनेस हैं, इससे जातक को अवश्य लाभ प्राप्त होगा। जातक को अपनी माता से प्रचुर मात्रा में प्रेम मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और ऐसे जातक का जहाँ विवाह होगा, उस जीवन साथी के परिवार से भी उसे बहुत ही अच्छी मात्रा में सहायता मिलेगी, या यूँ कहें कि उसे पूरा आदर सम्मान मिलेगा। 11th हाउस में 11वें भाव में अगर शनि और शुक्र की युति है, तो ऐसे जातक के पास में स्थायी संपत्ति बढ़ने की संभावनाएं होती है। ऐसे जातक के पास में जीवन के आरंभ से लेकर के जीवन के एक ऊंचाई पर, अर्थात कि एक उम्र पर पहुंचने तक व्यक्ति समृद्धि, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा, हैसियत, इन सब में एक माइलस्टोन की तरह उभर करके खड़ा होता है। अर्थात कि लोग ऐसे व्यक्ति की मिसालें देते हैं कि देखो वो कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अर्थात कि व्यक्ति बहुत अच्छी प्रोग्रेस करता है। 11वें भाव में शनि और शुक्र की युति हो, तो एक बात देखने में आई है कि ऐसे जातक के घर में कन्या संतान अधिक होगी। पुत्र संतान होने की संभावनाएं कम रहती हैं अगर दूसरे किसी ग्रहों का सपोर्ट ना हो तो। लेकिन कन्या संतानों की वृद्धि ज्यादा होगी उसके परिवार में, और उसकी जो भी संतति होगी वो बहुत ही भाग्यशाली होगी। जो भी बच्चे उसके घर में जन्म लेंगे, वो बहुत अच्छी किस्मत लेकर के आएंगे। ऐसे व्यक्ति को हमेशा जो वृद्ध व्यक्ति हों, जो स्त्री जातक हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। लाभ भाव में अगर शनि और शुक्र की युति है और ऐसा जातक अगर अपने कैरेक्टर का ध्यान नहीं रखता है, अगर वो अपने चरित्र का ध्यान नहीं रखता है, तो चरित्रहीनता जो है उसके लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य का कारण बनती है। दरिद्रता और एक दर्दनाक मृत्यु ये उसके हिस्से में अवश्य आते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति के लाभ भाव में अगर शनि और शुक्र की युति है,
अगर ऐसे व्यक्ति ने अपने कैरेक्टर का, अपने जीवन शैली का कोई नियम सिद्धांत नहीं रखा, तो मानकर चलिए आप कि ऐसा जातक जो है, वो अपने जीवन में चाहे लाखों करोड़ों की संपत्ति क्यों ना हो उसके पास में, लेकिन वो धीरे 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 पतन की ओर जाएगा, दरिद्रता की ओर आगे बढ़ेगा, और उसके बाद मृत्यु भी उसकी बड़ी दर्दनाक होगी। मेरे पास एक जातक की कुंडली आई थी। 15-16 साल पहले की ये बात है शायद। एक अच्छा बिजनेसमैन था। उसकी कुंडली में शनि और शुक्र की युति लाभ भाव में थी। उस जातक ने यही भूल कर दी। वो बहुत लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी वो कर्जदार हो गया। जितनी संपत्ति थी उससे ज्यादा का कर्ज भी उससे हो गया, और किसी साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। ये चीजें प्रमाणित है, देखने में आती है, और ये घटनाएं होती ही है अगर व्यक्ति इन बातों का ध्यान नहीं रखता है तो। 12वें भाव में अगर शनि और शुक्र की युति होती है, तो ऐसे जातक को पैसा खर्च करने में जरा भी हिचक नहीं होगी। उसको पैसा खर्च करने में उसको आनंद आएगा। ऐसा जातक घूमने फिरने का शौकीन होगा। ऐसे जातक को विवाह सुख तो अच्छा प्राप्त होगा, अर्थात उसको जो जीवन साथी मिलेगा उसके साथ में तालमेल उसका अच्छा होगा, लेकिन उसका जो व्यवसाय होगा, जो उसकी नौकरी होगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी पोस्ट पे या मतलब कितनी भी अच्छी जगह पर बैठा हो, या व्यापार में भी मतलब वो चाहे कितना भी बड़ा व्यापारी हो, लेकिन कुछ ना कुछ असंतुलन उसके जीवन में आता रहेगा। तेजी, मंदी, इसका प्रभाव बार बार उसके जीवन में कुछ ना कुछ हलचल मचाता रहेगा। ऐसे जो जातक हैं उनको नौकरी में, व्यापार में कई बार किसी न किसी भूल के कारण नुकसान और अपमान, इन दोनों का सामना करना पड़ जाएगा। मेरे पास एक जातक की कुंडली आई थी, बहुत अच्छा व्यापारी था। जब मेरे पास आया तो मैंने उसको कहा था कि तुम जो इनकम टैक्स वगैरह जो भरते हो, या जो कुछ भी मतलब तुम काम करते हो, उन सब बातों में विशेष ध्यान रखना, नियमों के अनुसार चलना, किसी तरह की कोई भूल नहीं करना। नहीं तो ये होगा कि बहुत लंबे समय तक फिर कोर्ट कचहरियों के धक्के खाओगे और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे जातक इस जातक ने एक भूल कर दी, और उस भूल के चलते उसको जेल की भी सजा हुई, उसके मान अपमान में कमी आई, उसके व्यापार में समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो ये सब बातें भी ऐसे जातकों के सामने आ सकती है। नुकसान, अपमान, इसका सामना हो सकता है। ऐसे जातकों को विदेश से लाभ मिलेगा, विदेश से संबंधित जो व्यापार है उससे लाभ मिलेगा। ऐसे जातक को किसी भी जरूरतमंद की मदद करने पर उसके भाग्य को बल प्राप्त होगा, अर्थात कि ऐसा जातक अगर किसी, जो भी जातक जिसके शनि और शुक्र की युति 12वें भाव में है,
ऐसा जातक अगर किसी ज़रूरतमंद को मदद कर देता है, तो जब जब भी वो किसी भी ज़रूरतमंद को मदद करेगा, तो यहाँ पर उसके भाग्य में वृद्धि होगी। यहाँ भिखारी और ज़रूरतमंद इन दोनों में एक फ़र्क करना ज़रूरी है। भिखारी वो है कि जिसको हम जानते नहीं हैं, जिसकी क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, उसकी असलियत हमको पता नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बॉम्बे के अंदर एक भिखारी है, उसका कुछ सवा करोड़ रुपए का तो मकान है और उसके पास खुद की कार है। तो वो भिखारी अवश्य है, वो दरिद्रता का भेष करके भीख माँगने के लिए जा कर के बैठ जाता है कहीं, लेकिन वो ज़रूरतमंद नहीं है। इसलिए ऐसे जातक को किसी भी ज़रूरतमंद को सहायता करनी है। ज़रूरतमंद को सहायता करने से उसको लाभ प्राप्त होगा, उसके भाग्य में वृद्धि होगी। आप सभी जानते हैं कि 12वें भाव से दान और सेवा, इन सबको भी मतलब सेवा का दान, इसको भी देखा जाता है। तो 12वें भाव में शनि और शुक्र की अगर युति है, तो व्यक्ति किसी भी ज़रूरतमंद को दान दे, उससे उसको लाभ प्राप्त होगा, भाग्य में वृद्धि होगी। ऐसे जातक को किसी भी तरह के अनैतिक कार्य, आप सभी जानते हैं कि छठे भाव के सामने का भाव जो है वो 12वां भाव है। तो जरा सी भी भूल, जरा सी भी किसी तरह का कोई जानबूझकर किया गया गुनाह, यहाँ तक कि बोला गया झूठ भी व्यक्ति के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। ऐसे जातक को विशेष तौर पे किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहना चाहिए। ऐसा जातक अगर किसी प्रकार का कोई व्यसन करता है, तो वो व्यसन, चाहे फिर वो अनैतिक संबंध का व्यसन हो गया, चाहे फिर वो शराब का व्यसन हो गया, या स्मोकिंग, तम्बाकू, इस तरह का भी अगर इस तरह का भी अगर कोई व्यसन है जातक को, तो ऐसे जातक का पतन उस वजह से अवश्य होगा। 12 भावों के बारे में एक संक्षिप्त, जिसे हम कहेंगे कि लाक्षणिक कुछ जानकारियाँ हमने दी है कि शनि और शुक्र की जो युति है, उसके किस तरह के परिणाम होते हैं, और शनि और शुक्र की युति के बारे में जो हमने बातें रखी है, इन सबको आप देखिए, समझिए, और जिन किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि और शुक्र की युति है, तो उनको विशेष तौर पर इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ देगा। आप अगर हमारी चैनल में नए हैं, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार।